नमस्कार दोस्तों, स्टोरी में आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। सुरेश ऑफिस से शाम को घर आते वक्त अपनी जवान बेटी को पुकारता है। कविता, ओ कविता, कहाँ खो गई तुम? पिता की आवाज़ पर कविता दौड़ी दौड़ी उसके पास आती है। तब उसने देखा कि उसके पापा के हाथों में एक गिफ्ट था। वो गिफ्ट बेटी कविता को सौंपते हुए कहा, ये लो तुम्हारी ज़रूरत का सामान। कल तुम कह रही थी कि तुम्हें एक बहुत सुंदर आईना चाहिए था। ओह थैंक यू पापा, कविता ने खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत सुंदर आईना है, मैं इसे अपने रूम में लगाऊंगी। तब सुरेश ने कहा, चाहे जहाँ लगाओ, अब तो ये तुम्हारा हो गया। ओके पापा। इसी के साथ कविता उस सुंदर आईने को लेकर अपने रूम में चली गई और उसे दीवार पर टांग दिया। आईना लगभग 15 इंच लंबा और 15 इंच चौड़ा था। गोल्डन फ्रेम का यह सुंदर आईना कारीगर ने बड़ी ही नज़ाकत के साथ बनाया था। कविता आईना दीवार पर टांगने के बाद खुश होते हुए अपने बेड पर आ गई और एक बुक पढ़ने लगी। तब अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कमरा तरह तरह के रंगों से रोशन हो रहा था। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, ये जानने के लिए कि आखिर ये रोशनी आ कहाँ से रही है। तभी उसकी नज़रें आईने पर पहुंचकर रुक गई। जब कविता ने देखा कि उसके कमरे में फैल रही रंग बिरंगी रोशनी उस आईने से निकल रही है, तो वो बुक वहीं छोड़ बेड से नीचे उतरी और आईने के करीब गई। उसने ध्यानपूर्वक उस आईने में झिलमिलाते रंगों को देखा तो हैरान रह गई। कुछ क्षणों तक तो वो लगातार उस आईने को देखती रही। तब अचानक आईने में रंगों के साथ एक डरावनी शक्ल आ गई। उस डरावनी शक्ल को देख कविता इतनी बुरी तरह से डरी कि उसके हलक से सांस भी चीख के रूप में निकल रही थी। उसी समय आईने में आई डरावनी शक्ल ने अपने दोनों हाथ आईने से बाहर निकालकर कविता की गर्दन पकड़ उसे अपनी ओर खींचा और कविता आईने में घुसती चली गई। तभी सुरेश अपने बेटे की चीख सुनकर उसके कमरे में आया तो कविता गायब मिली। आईना अपने रूप में सही था, न उसमें कोई रंग उभर रहा था, न कोई डरावनी शक्ल। तभी सुरेश अपनी बेटी की तलाश में उसे पकड़ता हुआ बाहर चला गया। उसके कमरे से बाहर आते ही आईने में एक बार फिर डरावना चेहरा छा गया और इस बार किसी आदमखोर जानवर की तरह उसने अपना मुंह फाड़ा, किंतु जल्द ही वो चेहरा गायब भी हो गया। इधर कविता आईने की दुनिया में पहुंची तो वहां उसे एक बंजर इलाका मिला जो कि पथरीला था। दूर दूर तक हरा सन्नाटा छाया हुआ था। कविता भयभीत थी। वह चारों ओर देखते हुए सोच रही थी कि वो कहाँ आ गई है। तब उसी वक्त किसी ने पुकारा, कविता, कविता। जब उसने पलट कर देखा तो उसने पाया कि एक बूढ़े इंसान उसे पुकार रहा था। उस बूढ़े की उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। कविता अकेले इस सुनसान जगह पर उस बूढ़े की मौजूदगी का सहारा पाकर झट उसके करीब पहुंची और बोली, आप कौन हैं? तुम्हारी तलाश में मैं पल पल भटकने वाला, बूढ़े ने कहा। मैं कुछ समझी नहीं, अभी समझाता हूँ मैं तुम्हें। उसी समय बूढ़े ने इस कदर डरावना रूप ग्रहण किया कि कविता की चीख निकल गई। वो जोर से चीखते हुए अपने स्थान से पलटकर आगे की ओर आई। बूढ़ा अपने रूप से इतना बड़ा डरावना भूत बन गया और वो उसके पीछे दौड़ता हुआ बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूँ,
आज तुझे अपनी खुराक बनाकर मैं अपनी भूख और प्यास मिटाऊंगा। कविता दौड़ती रही। दौड़ते दौड़ते वो पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। वो भूत लगातार उसका पीछा कर रहा था। तब कविता एक पहाड़ी के पीछे आकर छिप गई। बूढ़ा भूत भी उसके पीछे पीछे आया, मगर तब तक कविता पहाड़ी के पीछे छिप गई थी। बूढ़ा भूत उसे अपनी नज़रों से ओझल पाकर अपने स्थान पर थम गया। फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने लगा। भूत का एक हाथ पहाड़ी पर था। वो हाथ पहाड़ी पर सरकाते हुए कदम आगे बढ़ा रहा था। जब वो पहाड़ी के अगले छोर पर घूम रहा था, तब उस सबसे पहले कविता ने उसका हाथ देखा। उसका हाथ बहुत ही डरावना था। इसी कारणवश कविता उस भयंकर हाथ को देखकर एक बार फिर से चिल्लाई। उसके चीखते ही भूत तत्काल उसके सामने आ गया और फिर वहां से अपना स्थान छोड़ते हुए कविता की ओर दौड़ने लगा। कविता भी बड़ी फुर्ती के साथ वहां से भाग निकली। अपनी डरावनी शक्ल वाला भूत निरंतर कविता का पीछा करता रहा। दौड़ते दौड़ते वो पूरी तरह हाँफने लगी थी। उसके नंगे पैरों में अनेकों नुकीले पत्थरों के चुभ जाने से इतने जख्म हो गए थे कि अब उसके लिए और अधिक दौड़ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मगर जान बचाने की खातिर उसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आ रही थी। तब कविता दौड़ते दौड़ते अचानक एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढा अधिक गहरा नहीं था, मगर भूत के आने से पूर्व इससे निकल पाना मुश्किल था। कविता ने जल्दी से उस गड्ढे से निकलने का प्रयास किया कि भूत उसके सिर पर आकर मंडराने लगा। साथ ही वो इतनी अपनी भयंकर आवाज़ में उस पर घुरघुराया। उसकी घुरघुराहट से वो डर गई और वापस गड्ढे में धंस गई। कुछ क्षण रुककर कविता ने अपने बचाव का एक उपाय ढूंढा। उसने गड्ढे में पड़े बड़े बहुत सारे पत्थरों में से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस भूत के चेहरे पर मारा। चेहरे पर पत्थर लगते ही भूत बौखला गया था। इसी बीच कविता फटाफट गड्ढे से निकलकर बाहर आई और फिर से दौड़ने लगी। तब भूत ने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। इस बार कविता और तीव्रता के साथ दौड़ रही थी। उसने पीछे पलटकर भूत को देखा तो आगे आई एक शैतान की मूर्ति से वो टकराई थी। शैतान की मूर्ति झटका खाकर नीचे गिरी और टूटकर टुकड़ों में बट गई। उस मूर्ति के टूटते ही भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस तरह मानो उसे भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा था। कविता ने अपने स्थान पर रुककर भूत को देखा। शीघ्र ही कविता ने वो भयंकर दृश्य देखा, जिसे देखकर वो भी डर गई, मगर उतनी ही राहत भी महसूस करने लगी। उसने देखा कि भूत एटम बम की तरफ फटा और टुकड़े टुकड़े में बिखर कर हवा में गुम हो गया। इसी के साथ हवा का एक तेज झोंके ने कविता को अपने साथ उड़ाया और ज़मीन में कहीं दूर ले जाकर पटक दिया। तब कविता उसी समय बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को अपने कमरे में पाया। वो जल्दी से उठकर उसने आईना देखा। आईने में अभी भी रंग बिरंगी रोशनी झिलमिला रही थी। उसी समय उसने सोचा कि यह आईना उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए, ताकि अगली बार कोई और इस आईने की दुनिया में न फंस सके। इसी इरादे के साथ उसने आईना उतारा और उसे उतारने के बाद समुद्र में फेंकने के लिए चल दी। तब से उसे आईने से बहुत डर लगने लगा। धन्यवाद।